हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 16 आज क्या शुरू करेंगे? पोलराइजेशन। लास्ट लेक्चर में आपका डाइफ्रैक्शन हमने ख़त्म कर दिया है। पोलराइजेशन अब शुरू करते हैं। पोलराइजेशन में बेसिक से शुरू करेंगे, इसके बाद पोलराइजेशन का आपका मुश्किल से 4 या 5 लेक्चर बचेंगे, 4-5 भी नहीं और कम ही बचेंगे। तो पोलराइजेशन उसमें ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे क्या? ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशन में फिर वही कोई 4 या 5 लेक्चर, तो गिनती के आपके कुल मिलाकर 8 या 9 लेक्चर आपके अभी बचे हैं इस पूरे कोर्स के, जिसमें आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप फ्री हो जाओगे अपना रिवाइज वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि भैया पोलराइजेशन है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जन्मा कहाँ से है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, अनपोलराइज्ड लाइट। 2 तरीके की लाइट होती है हमारे पास, पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड से ही क्या बनता है आपका, पोलराइज्ड लाइट बनता है। ठीक, अब अनपोलराइज्ड क्या है? अनपोलराइज्ड का मतलब है जिसको हमने, जैसे मैग्नेट में क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ साउथ। चार्ज में भी क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इनको क्या कर दिया हमने, 2 सेपरेट चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग एंटिटीज हमने बना दी। मतलब हम इसको बोलेंगे प्लस है, ये माइनस है। हम स्पेसिफिकली इसको प्लस और इसको माइनस बोल रहे हैं, इसको नॉर्थ और इसको साउथ बोल रहे हैं। ठीक है, अब अनपोलराइज में भी ऐसा ही होता है जिसका पोल ना हो कोई। अनपोलराइज का मतलब है जिसका कोई पोल ना हो। तो मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई सोर्स है, जैसे कि सन। ये मान लिया हमने सन। अब ये सन क्या है, लाइट एमिट कर रहा है। ठीक, तो ये जब लाइट एमिट कर रहा है, तो ये मान लो लाइट कुछ ऐसे जा रही है आगे, फोटोन निकला। एक टाइम पर एक फोटोन निकाला इसने। क्या निकाला? फोटोन। एक टाइम पर इसने एक फोटोन निकाला। अब फोटोन के करस्पॉन्डिंग हमको पता है भैया क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। फोटोन क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो फोटोन का है वो क्या होता है, वो ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन जब भी हम पोलराइजेशन की बात करेंगे, आप सबसे पहले ध्यान रख लेंगे क्या, किसकी बात करेंगे हम पोलराइजेशन में, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे। तो मैं अगर फोटोन अगर ले रहा हूँ, एक फोटोन जो कि ट्रैवल कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में क्या बोल सकता हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे। ठीक, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ। अब मान लो यहाँ से एक फोटोन नहीं, यहाँ से एक और फोटोन आया कुछ देर बाद। ठीक, जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ना होकर कुछ इस डायरेक्शन में है। भाई हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, ये दोनों फोटोन जो है, पहला फोटोन दूसरा फोटोन, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर ऐसे है तो इसका ऐसे हो सकता है, कोई रोक नहीं रहा है इसको। तीसरा जो फोटोन आएगा हो सकता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो। ठीक, ऐसे चौथा आएगा तो हो सकता है किसी और डायरेक्शन में हो। ठीक, तो ये जो रैंडम डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या बता रहा है कि लाइट जो है हमारी वो पोलराइज्ड नहीं है। अगर पोलराइज्ड होती तो एक फिक्स डायरेक्शन होता उसका। ठीक, या फिर कोई सेंस बनता उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी क्या है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। मतलब अलग अलग टाइम पर क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनपोलराइज्ड लाइट। इसको दिखाते कैसे हैं, देखो, एक तरीका तो ये है दिखाने का, मान लो कि प्लेन से बाहर, इस ब्लैक बोर्ड से बाहर आपका क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। ठीक है, तो लाइट का डायरेक्शन ये है, तो अनपोलराइज्ड लाइट होगा कुछ ऐसा, जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, रैंडम डायरेक्शन में हो। ठीक है, एक फोटोन आया जिसका ऐसे ऊपर है, दूसरा आया जिसका ऐसे है, तीसरा आया जिसका ऐसे है, चौथा आया जिसका ऐसे है। तो अलग अलग टाइम पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक, तो यहीं से आपको पोलराइज का मतलब समझ में आ गया होगा। पोलराइज का क्या मतलब होगा, जब मेरी डायरेक्शन में फिक्स कर दूं तो उसको क्या बोलूँगा मैं, पोलराइज लाइट। तो होता क्या है, ये लाइट आया आपका, ये लाइट आया अनपोलराइज लाइट। अब जब ये लाइट किसी ऐसे सरफेस से कोई ऐसे मटेरियल से निकलेगा जिसको हम बोलेंगे पोलराइज़र, आगे इसको बोलेंगे पोलराइज़र, POLARISER, पोलराइज़र। तो जब ये किसी ऐसे मटेरियल से निकलेगा जिससे निकलने के बाद क्या हो, इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कुछ फिक्स हो जाए। ठीक, या तो ऐसा हो जाए या फिर कुछ और सेंस बनाए डायरेक्शन। मतलब अभी क्या हो रहा था, रैंडमली इधर उधर कहीं भी आ रहा था, हो सकता है कि ऐसे फिक्स हो जाए। मतलब हर फोटोन का डायरेक्शन क्या है, हर फोटोन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो उसको क्या बोलूँगा कि लाइट पोलराइज होगी। ये क्या है हमारे पास, पोलराइज लाइट। ये ऐसे लाइट सीधे जा रहा है,
ये हमारे पास पोलराइज लाइट, ठीक, पोलराइजर ने उसको पोलराइज कर दिया, ठीक है, तो ये होगी मेरे पास पोलराइज लाइट। अब देखो, अब ये हमको पोलराइजर समझ में आ गया कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये सब कुछ। अब पोलराइजेशन जो है कितने टाइप का हो सकता है, मतलब कि कितने टाइप की पोलराइज लाइट होती है। अब इसमें मैं एक मिसकंसेप्शन जो सबको रहता है वो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। पोलराइज लाइट कितने टाइप की होगी, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक ही डायरेक्शन में बना हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, एक ही लीनियर डायरेक्शन में बना हुआ है। तो पहला टाइप होता है आपका लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। क्या होता है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक। तो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन में ही बना हुआ है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब पैरेलल एक दूसरे के, तो क्या होगा मेरे पास लीनियरली पोलराइज्ड। अब इसी लाइट को हम बोलते हैं और प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये दोनों क्या है, सेम ही चीज है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। प्लेन पोलराइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका, अगर मान लो ये एक्स डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे इसके परपेंडिकुलर है, तो एक्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहा है, एक प्लेन बना रहा है, एक प्लेन बना रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक। अच्छा जी, और दूसरे टाइप की क्या होती है आपके पास, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। सर्कुलरली पोलराइज लाइट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे आया, ये एक कांस्टेंट ओमेगा से अगर ये मूव करने लगे, ऐसे घूमने लगे, ठीक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे हो, और ये कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे घूमने लगे, तो क्या होगा मेरे पास, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। इसमें क्या था, कांस्टेंट ओमेगा नहीं था, कभी ऐसे था कभी ऐसे था, अगले टाइम पर कभी रैंडम टाइम पर रैंडम डायरेक्शन में था। अगर रैंडम टाइम पर यहाँ पर एक फिक्स्ड उसका ओमेगा हो तो क्या होगा, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तीसरा होता है आपके पास इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। इलिप्टिकली पोलराइज्ड, इसमें क्या था आपका, ऊपर नीचे दोनों एम्पलीट्यूड सेम था, किसमें, सर्कुलर में। जब ऊपर नीचे दोनों एम्पलीट्यूड सेम ना हो, यानी कि कुछ ऐसा दिखे, सर्कुलर कैसा दिखेगा आपको, सर्कुलर में कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, ठीक है। इलिप्टिकल में कैसा होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा सर्कुलर में कुछ ऐसा है और इलिप्टिकल में ऐसा, मतलब कि लाइट क्या आ रही है, ये हमारा मान लो एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और जेड डायरेक्शन में आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट का डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन। तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक। तो ये क्या, सर्कुलरली पोलराइज लाइट। अब यहीं अगर मेरा जो लाइट है, ये एक्स ये वाई, जेड डायरेक्शन में मेरा लाइट आ रहा है ब्लैक बोर्ड से बाहर, व्हाइट बोर्ड से बाहर, तो जेड डायरेक्शन में लाइट आ रहा है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिखे, अगर मुझे कुछ इस टाइप का दिखे, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, घूम भी रहा है वो एक ओमेगा के साथ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है लगातार, मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो रहा है, तो क्या बोलूँगा मैं इसको, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। अब इसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे और फॉर्म्स होते हैं इलिप्टिकली पोलराइज और सर्कुलरली में, जैसे कि लेफ्ट सर्कुलर, राइट सर्कुलर, और राइट इलिप्टिकल और लेफ्ट इलिप्टिकल। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज इस लेक्चर में उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास पोलराइज लाइट होगी तीन तरह की, लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, ठीक। अब अगर आगे चलें तो आगे है हमारे पास मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन आपका खत्म हो गया। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए कि पोलराइजेशन में जब मैं अनपोलराइज्ड लाइट बोल रहा हूँ उसको मैं एक और तरीके से दिखा सकता हूँ। ये मेरा अनपोलराइज्ड लाइट है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ लाइट है, और ये क्या है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब ये जो सीधा दिख रहा है ये प्लेन में ऑसिलेशन है, और जो डॉट दिख रहे हैं वो अंदर की तरफ ऑसिलेशन है। तो दो तरीके का ऑसिलेशन है इसके पास, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, अनपोलराइज्ड, ठीक। और जो प्लेन पोलराइज या फिर लीनियरली पोलराइज है उसमें क्या होगा, या तो सिर्फ इस तरीके से होगा एक ही डायरेक्शन में, या फिर सिर्फ इस तरीके से होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, प्लेन पोलराइज या फिर लीनियरली पोलराइज लाइट। तो आगे चलते हैं मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन पर। मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि किस किस टाइप से हम पोलराइज कर सकते हैं लाइट को, जैसे पोलराइजर जो है हमारे पास किस किस टाइप के हो सकते हैं,
ठीक, तो मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन में आपका पहला है रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। सबसे कॉमन तरीके का पोलराइजेशन यही है। इसमें होता क्या है, देखो कि आपके पास क्या होता है, जैसे कि सन है, ये सन है, ठीक, यहाँ से लाइट आ रहा है, और ये क्या है आपके पास, कोई लेक है या फिर कोई आपके पास समुद्र का सरफेस है, कुछ वाटर सरफेस है, यहाँ से ऐसे लाइट आता है, अनपोलराइज लाइट, सन से क्या आ रहा है, अनपोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ऐसे, और कुछ रिफ्रैक्ट भी होता है, ये आपके पास क्या है, नॉर्मल, ठीक है। तो अनपोलराइज लाइट है, तो इसमें क्या बना सकता हूँ मैं, इस तरीके से इसको डिफरेंट डिफरेंट इसमें वेक्टर्स बना सकता हूँ, ठीक है, ऐसे रैंडमली। ये रैंडम है ना, कोई भी इसमें कनेक्शन नहीं है, रैंडम है, ये ध्यान रखना। ये जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है और ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, रैंडम। यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, इनके बीच में नहीं है, और फिर ऐसे यहाँ पर डॉट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर दोबारा ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो ये क्या है, अनपोलराइज। अब जो पोलराइज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक एंगल आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस IP, और ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ठीक। तो एक एंगल आता है जिसको मैं बोलता हूँ ब्रूस्टर एंगल, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर आपका, अच्छा हमें पता है कि जब भी हमारा ऐसा लाइट जब स्ट्राइक करता है किसी डेंसर सरफेस पर, डेंसर इंटरफेस पर, तो हमारा क्या होता है, पाई का फेस चेंज हो जाता है उसमें, रिफ्लेक्टेड लाइट में। तो पाई का फेस चेंज का मतलब है कि यहाँ पर जो इसके ऑसिलेशंस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ, ठीक। ये क्या हो जाएगी आपके पास, पोलराइज्ड। कैसी पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड या फिर लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो अंदर की तरफ वेक्टर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इधर की तरफ चले जाएंगे, जो प्लेन में है वो मेरे इधर आ जाएंगे, प्लस कुछ अंदर वाले भी इधर आएंगे, ठीक। तो इसको मैं बोलूँगा है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ध्यान रखना कि हर एंगल पर ऐसा नहीं होता, एक क्या है, पर्टिकुलर ब्रूस्टर एंगल मेरे पास होना चाहिए। ब्रूस्टर एंगल पर ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ठीक है, जिसमें मेरे पास ये क्या लाइट मिलेगी मेरे को, प्लेन पोलराइज लाइट। अच्छा ये लाइट मेरे पास आ गया, मैं दोबारा यहाँ एक और सरफेस लगाता हूँ, दोबारा रिफ्लेक्शन करवाता हूँ, तो दोबारा से क्या मिल जाएगा मुझे, एक प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगी, ठीक है। और दोबारा से ये जो बाकी के अंदर वाले वेक्टर्स बचे दोबारा इधर चले जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं दोबारा इसका रिफ्लेक्शन करवाता रहता हूँ और रिफ्रैक्शन करवाता रहता हूँ, जो फाइनल जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी मेरे पास क्या हो जाएगी, परफेक्टली पोलराइज्ड हो जाएगी। उसमें फिर ये वाले भी नहीं बचेंगे, वो भी कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका है बाय रिफ्लेक्शन, इसमें बस आपको इतना ही समझना है। और जो आपका थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं इसमें, जो आपका ब्रूस्टर एंगल है वो क्या है, अच्छा ये तब होता है जब ये IP है, तो ये भी क्या होगा आपके पास, IP, ये IP, तो ये कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री माइनस IP, ये R है तो ये कितना हो गया आपके पास 90 माइनस R। तो 90 डिग्री माइनस IP प्लस 90 डिग्री माइनस R, तो ये जब मेरा क्या हो जाए, ये मेरा अगर 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो मेरा IP प्लस R जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के लिए। ये क्या होती है, कंडीशन होती है किसके लिए, पोलराइज करने के लिए। तो अगर मुझे पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका N2, तो N1 साइन ऑफ IP इज N2 साइन ऑफ R में लगा सकता हूँ स्नेल्स लॉ, ठीक। तो साइन ऑफ IP इज N2 बाई N1 साइन ऑफ R, तो IP इज साइन इनवर्स N2 बाई N1 साइन ऑफ R। यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, ब्रूस्टर एंगल। अगर मुझे दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, दो मीडियम दिए हुए हैं, और मुझे क्या पूछा है, ब्रूस्टर एंगल पूछा है कि किस एंगल पर तुम्हारा क्या होगा, किस एंगल पर तुम्हारा पोलराइजेशन होगा, तो वो एंगल बताओ। तो साइन R मुझे पता है, R कितना है मेरे पास 90 डिग्री माइनस IP, तो साइन R को मार के लिख सकता हूँ साइन इनवर्स N2 बाई N1 कॉस ऑफ I, ठीक, कॉस ऑफ I आ जाएगा ना, कॉस ऑफ IP ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर और अच्छे से लिखते हैं इसको, यहीं इसको रिप्लेस कर दो, N2 बाई N1 साइन ऑफ R को मैं लिख दिया कॉस ऑफ IP, ये हो गया साइन ऑफ IP। तो दिस इम्प्लाइज tan ऑफ
आई पी इज़ n2/n1, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई पी इज़ tan इनवर्स n2/n1। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, इंसिडेंट एंगल या फिर ब्रूस्टर एंगल मेरा निकल जाएगा दो, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं तो ये हो गया आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की तरफ। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है भाई, कि आपका जब भी लाइट किसी मीडियम में जाता है, किसी मीडियम में अगर जा रहा है तो वो क्या होगा, किसी भी जब भी आपका लाइट किसी भी एनिसोट्रॉपिक मीडियम में जाता है तो आपका देखिए सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, तो ये आपके पास कोई मीडियम है, कौन सा, एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक मतलब हर डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये शो कर रहा है। ठीक है, तो एनिसोट्रॉपिक मीडियम है कोई आपके पास ये, और यहाँ से एक ऐसे लाइट आया, ठीक, जो क्या है आपका अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या है आपका, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक, तो जब ये लाइट इसमें एंटर करेगा तो ये दो रेज में टूट जाएगा, ऐसे दो रेज में टूट जाएगा, और ये एक रे होगा आपका ई रे और दूसरा रे होगा आपका ओ रे। इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और ये जो है आपका क्या है, ऑर्डिनरी रे। क्यों इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, किसको ऑर्डिनरी, इसको ऑर्डिनरी इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये क्या करता है, ये फॉलो करता है किसको, स्नेल्स लॉ को, और ये डू नॉट फॉलो स्नेल्स लॉ। ठीक, तो ये वाला फॉलो करता है स्नेल्स को और ये वाला फॉलो नहीं करता है स्नेल्स लॉ को। तो ये मेरे पास ई रे आ गया, ये ओ रे आ गया, और ये जो होते हैं मेरे क्या होते हैं, पोलराइज्ड लाइट्स होते हैं। ठीक है, ये मेरा पोलराइज और ये भी दोनों क्या होंगे, मेरे पास पोलराइज लाइट्स होंगे। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये तो आपका जब भी किसी एनिसोट्रॉपिक मीडियम में जाएगा तो ई रे और ओ रे में चला गया। ठीक है, अब अच्छा एक और चीज देख लो इसमें, अगर वेलोसिटी ऑफ ओ रे अगर मैं बोलता हूँ इन मीडियम इज V0 V0, ओ रे के लिए VO भी बोल सकते हो इसको, तो VO में लिख सकता हूँ C/NO। ठीक, वेलोसिटी इन द मीडियम इज C/NO। NO क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ओ रे। ठीक, और ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ ई रे को मैं लिख सकता हूँ V ऑफ E स्मॉल ई से दिखा दो, C/NE। NE क्या है, N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ई रे। ठीक, तो VO ओ रे के लिए और VE ई रे के लिए। अच्छा एक चीज़ इसमें, ई रे के लिए ऐसे नहीं लिखेंगे, ई रे के लिए अलग फॉर्म आएगा, बताते हैं। तो ऑर्डिनरी है ना, ये वाला ऑर्डिनरी है, तो ये क्या करेगा, सिंपल आपका जो नॉर्मल रूल्स होते हैं उनको फॉलो करेगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है उसके लिए हम लगाते हैं 1/VE² इज साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई C/NE का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई C/NO का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर आपका NE क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे। ठीक, तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ ई रे यहाँ पर ऐसे आता है। अच्छा थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड ऑप्टिकल एक्सिस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है, अब ये डिस्कशन आपका जरूरी है ऑप्टिकल एक्सिस का। तो ऑप्टिकल एक्सिस होता है वो एक्सिस जहां पर आपका ई रे और ओ रे दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए। ये कौन सा एक्सिस है, एक्सिस ऑफ मटेरियल वेयर ई रे एंड ओ रे हैव सेम वेलोसिटी। क्या हो जाए, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए, ई रे और ओ रे का। एक तो ये डेफिनेशन है ऑप्टिकल एक्सिस का। दूसरा डेफिनेशन ऑप्टिकल एक्सिस का ये है कि अगर ऑप्टिकल एक्सिस के
अलोंग अगर कोई लाइट आ रहा है मेरा, मान लो ये मेरा ऑप्टिकल एक्सिस है ऐसे, अगर इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा, इसको क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई लाइट नहीं आएगी बाहर। और कुछ एंगल बनाकर आ रहा है तो थोड़ी बहुत लाइट आएगी, लेकिन अगर पैरेलल आ रहा है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। तो ये लाइन अगर है तो ये क्या होगी मेरे पास, ऑप्टिकल एक्सिस बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। तो और दूसरी डेफिनेशन क्या है, एक्सिस ऑफ मटेरियल वेयर ई रे एंड ओ रे हैव सेम वेलोसिटी। मतलब अगर इस डायरेक्शन में मेरा ई रे है और यही डायरेक्शन में मेरा ओ रे है तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ओके, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड ऑप्टिकल एक्सिस। मतलब कि मान लो अगर मेरा मटेरियल है और उसका ऑप्टिकल एक्सिस ये है, ठीक, तो और मेरा जो लाइट आ रहा है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ये जो एंगल है दोनों के बीच में ये क्या होगा, थीटा। इसको क्या बोलूँगा मैं, थीटा। कितना है ये, थीटा, ठीक। तो इस पर डिपेंड करेगा कि कितने इंटेंसिटी का बाहर लाइट आएगा, जो कि हम आगे किस में पढ़ेंगे, मेलूस लॉ में पढ़ेंगे, ठीक। तो मेलूस लॉ बोलता है कि अगर यहाँ से आई नॉट इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जो लाइट निकलेगा उसका इंटेंसिटी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और कोई अनपोलराइज लाइट आ रहा है तो अनपोलराइज लाइट के लिए आई हो जाएगा यहाँ पर आई नॉट बाई 2। आई नॉट किसकी इंटेंसिटी है, अनपोलराइज लाइट की। इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हैं आपका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अच्छा ठीक है, आपके दो रेज में डिवाइड हो गया, ई रे एंड ओ रे। तो जो आपका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो क्या करता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो इनमें से एक रे है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो एक इसमें मिलेगा तो एक रे हमें बाहर मिल जाती है। तो कौन सी रे मिलती है, वो हमें पोलराइज लाइट हमें बाहर मिल जाती है। तो एक रे इसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये किस में होता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये होता है टॉर्मलिन। टॉर्मलिन, जो बच्चे अजय घटक पढ़ रहे हैं उनको ये पता होगा। टॉर्मलिन मटेरियल होता है जिसमें ये दिखता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। और हमारा क्या होता है अगला, निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म भी क्या है, एक एनिसोट्रोपिक मीडियम है जिसमें जाकर इसको निकोल प्रिज्म अगर मैं मान लूँ तो इसमें दो रेज में टूट जाता है। निकोल प्रिज्म में एक और चीज़ होती है, क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आपका ओ रे है, ओ रे वो क्या होगा, ऐसे इसका ये ऑप्टिकल एक्सिस होता है, ऐसे दो में टूटा ये, ऐसे और ऐसे। तो जो आपका ओ रे है यहाँ से ऐसे आपका नॉर्मल अनपोलराइज लाइट आ रहा है इधर से, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, दो में टूट गया। तो जो ओ रे है ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है इसका। और जो आपका ई रे है वो आपका क्या है, ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आपको फाइनल क्या मिल जाता है, ई रे आपको मिल जाता है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है आपका, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ निकोल प्रिज्म, ठीक। किससे बना होता है ये, कनाडा बल्सम, कनाडा बल्सम, ठीक है। ये जो लेयर है आपका, ये बीच में मैंने ऐसे दो पट्टी बनाई है, ये क्या है आपकी ऑप्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पर अगर टकराएगा तो ये जो ओ रे है थोड़ा सा बेंड हो गया ना, तो थोड़ा सा बेंड होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा। लेकिन ये सीधा जा रहा है तो ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो ये क्या मिल गया हमारे को, एक पोलराइज लाइट मिल गई। यहाँ से क्या डाली हमने, अनपोलराइज लाइट। तो ये आपका हो गया मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन खत्म। आगे ऑप्टिकल एक्सिस भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ पोलराइज लाइट पर। तो इंटरफेरेंस ऑफ पोलराइज लाइट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इक्वेशन ऑफ अनपोलराइज लाइट। तो इक्वेशन ऑफ अनपोलराइज लाइट हमें पता है कैसी होती है, कैसी होती है, इज अगर मेरा एक्स डायरेक्शन में लाइट मूव कर रहा है, ई एक्स टी इज ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू फाई कैप। फाई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब ये लाइट मेरा किस में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो इसको ऐसे देखो, ये मैंने इस मटेरियल से निकाला जिसका थिकनेस कितना है, डी थिकनेस है इसका, ठीक है। और ये आपका जो डायरेक्शन है ये वाला एक्स है, और ये वाला वाई डायरेक्शन है, और ये वाला जेड डायरेक्शन है, ठीक। ये डी यहाँ से आपका लाइट एंटर किया, कौन सा, अनपोलराइज लाइट। ये कौन सा है, अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से एंटर किया।
तो ई जो है आपका किस में, अगर रैंडम कोई डायरेक्शन है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब कि ये ऐसे एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ जो वाई जेड प्लेन है, या फिर इसको ऐसे देख लो, अगर इसमें समझ नहीं आएगा क्या करते हैं हम, वाई जेड, ठीक। तो वाई जेड और ये जो डायरेक्शन है इसको मैं क्या दिखाऊंगा, बाहर जो आ रहा है ये है मेरा एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या मेरा एक्स डायरेक्शन जा रहा है, मतलब कि ऐसे एक्स डायरेक्शन है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये जो पिक्चर है मैंने इसको घुमा दिया थोड़ा सा, तो ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पर एक्स डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, और ये वाली पिक्चर में एक्स डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो एक्स डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, मतलब कि ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन में अगर किसी भी फाई कैप डायरेक्शन में है वो, ठीक, तो उसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ अगर मेरा एंगल वो बना रहा है इससे फाई वाई एक्सिस से, तो मेरा ई वाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई वाई इज ई वाई एक्स टी इज ई नॉट, इस डायरेक्शन में मेरा कितना मैग्नीट्यूड है उसका, ई नॉट, ठीक। तो ई नॉट कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू वाई कैप, और ई जेड में क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी, रिजॉल्व कर देंगे उसको भी, ई नॉट साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू जेड कैप, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में इतना हो जाएगा और जेड डायरेक्शन में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल अगर मैं मुझे ई को ई वाई और ई जेड की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई वाई वाई कैप प्लस ई जेड जेड कैप, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर ई वाई क्या है, ये भी एक्स कॉमा टी है, और यहाँ पर भी क्या है, एक्स कॉमा टी, ठीक। तो इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या मेरा अभी लाइट क्या हो गया, टूट गया। क्या पढ़ रहे हैं हम, इंटरफेरेंस ऑफ पोलराइज लाइट या फिर सुपरपोजिशन ऑफ पोलराइज लाइट। तो जब मेरा ये अनपोलराइज लाइट इसमें एंटर करेगा, जब मेरा एंटर किया ये, तो क्या होगा भाई कि जो तुम्हारा स्पीड है, ठीक, अगर मैं मान लूँ कि जो ई जेड है मेरा वो ई रे को बता रहा है, दो रेज में टूट जा रहा है ना वो, एक ई रे होगा और एक ओ रे होगा। तो अगर मेरा ई रे क्या है, जेड वाला है, तो ओ रे क्या होगा मेरा, वाई वाला, ठीक। अगर ई रे मेरा जेड वाला है तो ओ रे क्या होगा मेरा, वाइट वाला, ठीक, वाई वाला। तो वाई वाले के लिए, अच्छा पहले जेड वाला देखो, ई जेड वाला ई रे जो है हमारा, उसमें मुझे वेलोसिटी ऑफ ई रे पता है कितने होते हैं, वी ई, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है इसका, एन ई। तो मुझे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों चेंज होता है, जब मेरा वेवलेंथ चेंज होता है अंदर, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सी बाई वी, और सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू लैम्डा नॉट, और इसको वी को लिख सकता हूँ मैं न्यू इंटू लैम्डा। तो एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मेरा आता है, ठीक, या फिर एन इज लैम्डा नॉट बाई लैम्डा। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो अगर मुझे जेड वाली रे का अगर वेवलेंथ निकालना है तो के मुझे पता, अगर उसका के निकालना है मुझे, तो के ई कितना हो जाएगा, के ई इज 2 पाई बाई लैम्डा ई, ये लिख सकता हूँ मैं। जब मैंने 2 पाई बाई लैम्डा ई लिख दिया, और मुझे पता है कि एन इज लैम्डा नॉट बाई लैम्डा, तो एन ई कितना हो जाएगा, एन ई विल बी लैम्डा नॉट बाई लैम्डा ई, ठीक, किसके लिए, ई रे के लिए। तो लैम्डा नॉट बाई लैम्डा ई, तो लैम्डा ई कितना हो गया यहाँ से, लैम्डा ई इज लैम्डा नॉट बाई एन ई, ठीक। ऐसे ही मेरा ओ रे के लिए क्या आएगा, लैम्डा ओ इज काम करो, इसको लैम्डा ही ले लो, सिर्फ लैम्डा नॉट की जगह, ठीक है, यहाँ लैम्डा नॉट ले लो वाली। तो लैम्डा बाई एन ई, लैम्डा क्या मेरा यहाँ पर ओरिजिनल वेवलेंथ जो बाहर से आ रहा है, तो लैम्डा नॉट का हो गया लैम्डा बाई एन नॉट, और लैम्डा ई का हो गया लैम्डा बाई एन ई। अब इसको यहाँ यूज़ करेंगे वेव नंबर में, तो के ई को क्या कर लिख दूंगा मैं, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एन ई। तो 2 पाई बाई लैम्डा क्या होगा मेरा, ओरिजिनल के इंटू एन ई, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो के ई कितना आ गया, के इंटू एन ई। तो ये जो मेरा ई वाई और ई जेड है, जब ये मेरा एंटर करेंगे इसमें अंदर और डी डिस्टेंस कवर कर लेंगे, अगर जब उन्होंने डी डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब कि मेरा x इक्वल्स टू हो गया d, ठीक, और e के लिए फॉर ई रे के एक्स क्या हो जाएगा मेरा,
kx विल बी kx विल बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, x की जगह लिखो d और इसकी जगह लिखो k इंटू एन ई। के की जगह क्या लिखेंगे, k इंटू एन ई, क्योंकि ये क्या है, के ई है आपके पास, ठीक। k की जगह लिखेंगे आप k इंटू एन ई। ये किसके अंदर है, जब आपका वेव जो है मटेरियल के अंदर घुस गया। ये जो मैंने बाहर लिखा था ये कब है, जब आपका मटेरियल के बाहर है, ठीक है। जब अंदर होगा तो यहाँ k की जगह क्या आ जाएगा, के ई, और यहाँ k की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ k की जगह आ जाएगा के जीरो, और यहाँ आ जाएगा के ई। तो के ई एक्स इज के एन ई इंटू डी। ये आपका चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी पीछे को अगर भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए के लिए क्या आएगा, के ओ एक्स इज के एन ओ इंटू डी, ठीक। तो जो आपकी फाइनल इक्वेशन बनी, फाइनल जो इक्वेशन बनी, इसको मैं मिटा देता हूँ। जो फाइनल इक्वेशन बनेगी आपकी वो ई वाई एक्स टी इज ई नॉट कॉस फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस, ये क्या है मेरा, ओर ए के लिए के इंटू एन नॉट डी, किस डायरेक्शन में, वाई कैप डायरेक्शन में। और ई जेड एक्स कोमा टी विल बी ई नॉट साइन फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के इंटू एन ई डी जेड कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फाइनल मेरे पास दो इक्वेशन बनी। तो इन दोनों में अब जब मेरा दोनों का वेवलेंथ अलग है, दोनों का वेलोसिटी अलग है, ओ रे और ई रे का, मेरा वेलोसिटी वेवलेंथ सब अलग है, तो जब सेम वेलोसिटी नहीं है तो क्या, एक आगे निकल जाएगी एक पीछे रह जाएगी। तो आगे और पीछे रह जाने की वजह से क्या आएगा, उनमें पाथ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस आएगा, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये क्या आपका फेज है, ये क्या आपका फेज, ये मैंने पढ़ा है आपको पहले भी। तो फेज डिफरेंस कितना है यहाँ, फेज डिफरेंस इज के इंटू एन ई डी माइनस के इंटू एन नॉट डी। तो के इंटू एन ई माइनस एन जीरो इंटू डी, ये क्या आपका फेज डिफरेंस, ठीक। और ऐसे ही आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस, तो भाई इनसाइड द मटेरियल अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है और आपका थिकनेस जो है डी दिया हो, तो कोई भी वेव कितना पाथ ट्रेवल करती है उसमें, एन इंटू डी, या फिर म्यू इंटू टी जैसा होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इंटू डी। कितना होता है ऑप्टिकल पाथ, म्यू इंटू टी होता है ना। तो म्यू क्या है यहाँ पर एन, और टी कितना है आपका डी। तो फॉर ई रे एन क्या हो गया, एन ई, हम पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं। एंड फॉर ओ रे एन क्या हो जाएगा, एन जीरो। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, एन ई डी माइनस एन जीरो डी, ठीक। तो ये फेज डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस, ठीक है भाई। या फिर इसको सीधे सीधे यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है मेरे पास, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक। 2 पाई बाई लैम्डा कितना होता है मेरे पास, के ही तो होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो के इंटू पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा यानी कि पाथ डिफरेंस मेरे पास कितना आया, यहाँ से के और के कट जाएगा, तो डेल्टा किसके इक्वल आएगा, एन ई माइनस एन नॉट इंटू डी। ये भी तरीका है देखने का आपके, ये किसके इक्वल है, एन ई माइनस एन नॉट इंटू डी, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है कि अनपोलराइज्ड लाइट डाली और मेरी ई रे और ओ रे में टूट गई, दोनों की वेलोसिटी मेरे पास अलग अलग है। दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होने की वजह से दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स कवर करेंगे, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी अलग क्यों, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दोनों के लैम्डा अलग है, ठीक। तो ज़्यादा जिसकी वेलोसिटी होगी वो आगे निकल जाएगा, कम जिसकी होगी पीछे रह जाएगा। उसकी वजह से क्या आएगा, एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस आने की वजह से क्या होगा, फेज डिफरेंस आएगा। और जब ये ही दो रे अगर जाकर किसी स्क्रीन पर मिलेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अब मुझे पाथ डिफरेंस पता है, फेज डिफरेंस पता है, तो मैं इनके मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकता हूँ, लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे, ठीक। तो मेन मुद्दा आपका यही है कि आपके पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आ गया। अब डिफाइन करते हैं आपका नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल। यहाँ पर एक और टॉपिक डाल लो, ये 6 डाल लो और इसको 5th में डालो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिस्टल। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिस्टल देखिए, नेगेटिव क्रिस्टल वो होते हैं जिसमें, अच्छा क्रिस्टल डिफाइन करते हैं हम पाथ डिफरेंस के बेसिस पर। अगर ओ रे और ओ रे से ज़्यादा अगर ई रे का फेज है तो आपका क्या होगा, नेगेटिव क्रिस्टल। तो पहले देखते हैं नेगेटिव क्रिस्टल। तो जो आपका फेज ऑफ, इसमें देखते हैं फेज ऑफ
ओ रे इज ग्रेटर देन फेज ऑफ ई रे, ठीक। या फिर बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे। जो फेज ओ रे का ज़्यादा है ई रे से, इसका मतलब क्या है कि पाथ ऑफ ओ रे इज ग्रेटर देन पाथ ऑफ ई रे, ठीक है। तो ओ रे ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, ई रे कम पाथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो कम पाथ कौन ट्रेवल करेगा? जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसको मीडियम ज़्यादा अच्छे से रोक पाएगा, उसको वो क्या करेगा? कम पाथ ट्रेवल करेगा। तो मेरा क्या होगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, एन इज लेस देन एन नॉट आएगा इधर, ठीक। और यहाँ से एक और रिजल्ट निकाल सकता हूँ, वी ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, ठीक। तो वी इज ग्रेटर देन वी नॉट। तो जो तुम्हारा स्लो वाला जो वी वो क्या है मेरा ओ रे का वेलोसिटी, तो जो स्लो वाला वेलोसिटी है वी ओ कम है ना, तो स्लो वाला वेलोसिटी जो है वो कितना ज़्यादा पार्ट ट्रैवल कर पाएगा ना भाई, उसको से डी डिस्टेंस कवर करना है, ठीक। जब डी डिस्टेंस कवर करना है तो जो मेरा स्लो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे जा रहा है, तो उसको रिलेटिवली क्या लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो मतलब क्या बोलेंगे कि वो ज़्यादा पाथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा पाथ ट्रैवल कर रहा है तो उसका फेज ऑफ ओ रे ज़्यादा हो जाएगा, पाथ ऑफ ओ रे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या है? कम है। सब किसकी वजह से आ रहा है ये? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन की वजह से आ रहा है। जो ओ रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है ई रे से। तो नेगेटिव क्रिस्टल क्या होता है? जिसमें ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो ई रे से, ठीक। ऑर्डिनरी जो है वो ज़्यादा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से। तो मेरा जो वेलोसिटी होगा ओ रे का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ई रे से, क्योंकि ये दोनों के आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एन इज सी बाई वी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा, ठीक। ऐसे ही आता है आपका पॉजिटिव क्रिस्टल। तो पॉजिटिव क्रिस्टल में होगा आपका एन ई विल बी ग्रेटर देन एन ओ, ठीक। इसमें क्या है? ई रे का ज़्यादा है ऑर्डिनरी से, ठीक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ज़्यादा है ऑर्डिनरी से। तो एन ई जब ज़्यादा हो गया एन ओ, तो वी ओ क्या हो गया मेरा? ज़्यादा हो गया वी ई से। जब वी ओ मेरा ज़्यादा हो गया वी ई से, तो मैं बोल सकता हूँ कि पाथ ऑफ ओ रे इज लेस देन पाथ ऑफ ई रे, ठीक। ये चीज़ समझना जरूरी है। जब वी ओ मेरा ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा कि पाथ ऑफ ओ रे मेरा कम है, क्योंकि वो जल्दी एस्केप कर जाएगा, कम टाइम में वो निकल जाएगा। ज़्यादा वेलोसिटी है ना उसका, कम टाइम में निकल जाएगा, तो रिलेटिवली वो कम पाथ ट्रैवल करेगा उससे, ठीक। और पाथ ऑफ ई रे, यहाँ पर फेज ऑफ ई रे क्या होगा? ओ रे इज लेस देन फेज ऑफ ई रे, ठीक। और फेज डिफरेंस हमें पता ही है, तो फेज से क्या मतलब है मेरा? डेल्टा ऑफ ओ इज लेस देन डेल्टा ऑफ ई, ठीक है। तो डेल्टा हमने पता ही है क्या होता है? के ऑफ एन ई माइनस एन नॉट इंटू डी। ये आपका हो गया ओ रे एंड ई रे कंप्लीट, और नेगेटिव पॉजिटिव क्रिस्टल कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं आपका किस पर? हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट। थोड़ा सा लंबा लेक्चर ना हो जाए इसलिए जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको। फिर अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? सुपरपोजिशन ऑफ वेव से शुरू करेंगे, और क्या पढ़ेंगे आपका? सर्कुलर पोलराइज लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज, लीनियरली पोलराइज लाइट, 3 तरीके की लाइट्स पढ़ेंगे। तो हाफ वेव प्लेट देखो, तो हाफ वेव प्लेट इसको बोलते हैं HWP। तो हाफ वेव प्लेट वो वेव प्लेट होती है, वो मटेरियल होता है आपका जो क्या करे? ई रे और ओ रे में λ/2 का, फुल वेव क्या होती है? लैम्डा, तो इसका आधा, ठीक है। तो हाफ वेव का पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दे किसके बीच में? बिटवीन ई एंड ओ रे। ई रे और ओ रे के बीच में क्या करे? λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दे, उसको बोलेंगे हम हाफ वेव प्लेट, ठीक। तो डेल्टा कितना है मेरे पास? λ/2, ठीक। तो जनरली क्या होता है? इन जनरल डेल्टा क्या होता है मेरे पास? 2n+1 λ/2 इन जनरल, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसे एक्सप्लेन करने की बात करते हैं तो क्या बोल देते हैं कि डेल्टा इज λ/2। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 0, 1, 2, 3। तो जब ये कंडीशन मेरी सेटिफाई होगी तो मेरा क्या होगा? हाफ वेव प्लेट में उसको बोलूँगा। ई रे और ओ रे में कितना डिफरेंस है? λ/2 का पार्ट डिफरेंस का डिफरेंस है, ठीक।
तो जब पाथ डिफरेंस मेरे पास λ/2 हो गया तो मुझे पता है डेल्टा कितना होता है मेरे पास, फेज डिफरेंस, ये क्या है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो 2π/λ, जनरल की बात करें अगर तो 2n+1 λ/2, तो ये 2 से 2 कट गया और ये मेरे पास बचा 2n+1, लैम्डा से लैम्डा गया, 2 से 2 गया, पाई। ठीक, 2n+1 पाई। सो फॉर n इक्वल्स टू 0 डेल्टा कितना है मेरे पास, λ/2, और फेज डिफरेंस कितना है मेरे पास, पाई। ठीक, क्यों, क्योंकि जो पूरी वेवलेंथ के लिए ये पूरी लैम्डा वेवलेंथ है, तो ये एक पॉइंट कौन सा होता है, 2π, और ये पॉइंट कौन सा होता है, पाई। तो हम कितने का पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, λ/2 का। तो λ/2 के लिए फेज कितना चेंज होगा, 0 से पाई चेंज होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। हाफ वेव प्लेट आपका ये हो गया पूरा। ऐसे ही आता है आपके पास क्वार्टर वेव प्लेट। तो क्वार्टर वेव प्लेट में होगा डेल्टा इज λ/4 के इक्वल। ठीक, जब मेरा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए, λ/4, किसके बीच में, ई रे एंड ओ रे के बीच में। ठीक है, तो ये आपके पास, और इसमें जो इन जनरल क्या होता है, डेल्टा इज 2n+1 λ/4 इन जनरल। ठीक, तो ऐसे ही आपका जो फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2n+1 λ/2। ठीक, सो फॉर n इक्वल्स टू 0 जब डेल्टा λ/4 है तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, λ/2। ठीक है, सॉरी π/2, यहाँ पर भी क्या आएगा, π/2। ठीक, तो λ/4 मतलब क्या ले आया, ये λ/2, इसका भी आधा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, π/2 का। जब इतना पार्ट डिफरेंस होगा λ/2 का या फिर λ/4 का, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2। ठीक, तो ये वेव प्लेट कौन सी होती है मेरी, क्वार्टर वेव प्लेट, और ये वेव प्लेट कौन सी है मेरी, हाफ वेव प्लेट। तो यहाँ पर आपका वेव प्लेट्स खत्म हो गया। वेव प्लेट के बारे में और पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, जब लीनियरली पोलराइज लाइट के कौन सी वेव प्लेट में कौन सी मैं लाइट डालूं और कौन सी मेरी लाइट बाहर निकलेगी, तो जब हम पढ़ेंगे तो और ये चीज़ को हम फिर उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था आज पोलराइजेशन का। कल से जो आपका बहुत अच्छे से आपका पोलराइजेशन जो है शुरू हो जाएगा। उसमें शुरुआत होगी आपकी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से। आगे का मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट देता हूँ ताकि आप जाकर पढ़ सकें। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे, लीनियरली पोलराइज लाइट, इलिप्टिकली पोलराइज लाइट पढ़ेंगे, और आपका फुल वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के बारे में भी हो सकता है अगले लेक्चर में कवर कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद।